हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं सर्किट थ्योरी का पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में सर्किट थ्योरी का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो उनका भी रिकेप करा देंगे इसको आगे बढ़ाने से पहले। तो आज का टॉपिक है सीरीज एलआर सर्किट पढ़ेंगे और सीरीज एलसी सर्किट करेंगे। यानी कि अपने सिलेबस में सिर्फ सीरीज पार्ट ही दिया हुआ है, पैरेलल नहीं दिया हुआ है। हम लोग सिर्फ सीरीज के बारे में बात करेंगे, सीरीज एलआर सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है और पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। तो हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो उसमें हम बता देंगे कि कहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इतना नोट अगर करना चाहते हैं तो हेडिंग दीजिए सर्किट थ्योरी पार्ट 2, बस इतना ही हेडिंग दीजिएगा। उसके बाद जो है सो ये एक एक करके पढ़ लेंगे। तो लास्ट क्लास अगर कोई देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो हम उसका रिकैप करा देते हैं कि क्योंकि ज़रूरी पड़ेगा उसका। तो यहाँ से हम रिकैप करा देते हैं। तो जनरली जो हम लोग पढ़े थे कल के क्लास में, ये समझिए कि ये पिछले क्लास का लेक्चर नंबर 2 का ही रिकैप है। तो पहले पढ़े थे हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव, उसके बाद इंडक्टिव, प्योरली रेसिस्टिव, उसके बाद पढ़े थे प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो सर्किट ना लिख करके सीधा हम लोग प्योरली इंडक्टिव ही लिख देते हैं, समझ लीजिए सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट पढ़े थे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अगर जो कोई लेक्चर देखें लेक्चर नंबर 2 तो वो स्किप कर सकते हैं, 10 मिनट आप स्किप कर दीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगी एलआर सर्किट सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो चलिए हम लोग जो है सो इसके अंदर देखे थे किस तरह से लिए थे। तो पहले एक रेसिस्टर को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस कनेक्ट करते थे। तो यहाँ से हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा रेसिस्टर रहा और इस रेसिस्टर को हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इससे पहले जब भी हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते थे तो वो था डायरेक्ट वोल्टेज या डायरेक्ट डीसी करंट से आता था या डीसी सर्किट सोर्स से। तो यहाँ पे जो जनरली हम लोग लेते हैं V = V0 साइन ओमेगा टी, और इसका रेसिस्टर मान लीजिए R है, रेसिस्टेंस R है। तो यहाँ से करंट का जो हम लोगों को रिजल्ट आता है, करंट को जनरली I = I0 साइन ओमेगा टी। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि I0 जो होता था वो V0/R। ये I0 V0 पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये आप बात जानते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये दोनों के बीच अगर करंट और पोटेंशियल, करंट और पोटेंशियल जो होता है वो सेम फेज में होता है। तो अगर करंट को दिखा दें, करंट इस तरह से है, ये करंट इस तरह से फॉलो हो रहा है, तो पोटेंशियल भी कुछ हमारा इसी तरह से, पोटेंशियल और करंट सेम फेज में है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखा दीजिए, सेम फेज है, सेम फेज है। तो चलिए यहाँ से नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। सेम फेज कहने का मतलब ये है कि जब करंट मैक्सिमम होगा तो उसमें पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन ये प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर ही ऐसा होता था। लेकिन जब हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रेसिस्टेंस और पोटेंशियल और करंट दोनों का जो फेज चेंज आ जाता है। तो जिस समय पोटेंशियल मैक्सिमम होता है उस समय करंट मिनिमम हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग लेते हैं सेकेंड जो लिए थे वो इंडक्टिव सर्किट। अब ये इंडक्टर को हम लोग अल्टरनेटिंग पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस जो लेंगे सेम रहेगा, V = V0 साइन ओमेगा टी, और सेल्फ इंडक्टेंस का कोफिशिएंट जो होता है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन जो हम लोग निकाल कर रखे थे, कल लास्ट क्लास में लाए थे, I = I0 साइन
ओमेगा टी या माइनस पाई बाई टू, क्योंकि इसमें करेंट जो होता है वो पाई बाई टू फेज पीछे चलता है, इसको हम लोग फेज कहते हैं। तो यहाँ पे पाई बाई टू पीछे चलता है करंट। तो अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो ये जो आई नॉट लिखे हैं वो आई नॉट इक्वल टू लिखते थे हम लोग वी नॉट बाय एक्सएल। यहाँ पे एक्सएल को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं और ये एक्सएल जो होता है वो ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। एक्सएल ओमेगा इंटू एल के बराबर होता है। तो इसमें अगर देखेंगे दोनों का फेज, तो देखिए इस पर अगर करंट रखेंगे तो पोटेंशियल ये हो जाएगा और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री होता है, या इसी को और पाई बाय टू कह सकते हैं। तो इंडक्टिव सर्किट यानी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें पोटेंशियल 90 डिग्री फेज आगे होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, मतलब ये करंट जो है पोटेंशियल से पीछे रह जाता है। करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय पाई बाय टू, पाई बाय टू से ये पीछे रह जाता है। अब जब हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर जो होता है करंट का एक्सप्रेशन और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे फेज का चेंज आता है, फेज उसमें आगे रहता है करंट का। तो ये सेम बात ऐसे कर दिए। ये कैपेसिटेंस का सी है और पोटेंशियल डिफरेंस अब भी V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ से करंट का जो एक्सप्रेशन आता है वो इस तरह से आता है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इस केस में करंट आगे होता है, यहाँ पे अगर देखेंगे फेज, तो इस मतलब क्या कि ये अगर पोटेंशियल और करंट दोनों का अगर फेज दिया हुआ है पाई बाई टू का, तो यहाँ पे देखिए जब पोटेंशियल पीक वैल्यू पे होता है तो उस समय करंट जीरो, और जब करंट पीक वैल्यू पे होगा तो पोटेंशियल जीरो। तो पाई बाई टू का यही होता है डिफरेंस। अगर आप बुक में पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो फेज पाई बाई टू का डिफरेंस का मतलब यही है कि जब पोटेंशियल पीक वैल्यू पे, एक बार पीक वैल्यू पे जाता है एक बार जीरो पे जाता है, तो पीक वैल्यू पे अगर पोटेंशियल होगा तो उस समय करंट जीरो होता है, या करंट पीक वैल्यू पे होगा तो पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहाँ से आई नॉट का वैल्यू हम लोग निकालते थे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय एक्स सी करके, इसको कहते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। और यहाँ पे एक्स सी का जो वैल्यू होता है ये होता है 1 बाय सी ओमेगा, ये कुछ इस तरह से होता है। और इनमें देखेंगे फेज डिफरेंस, तो इसमें करंट आगे होता है पोटेंशियल पीछे होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको वी सी से रिप्रेजेंट कर देंगे, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, और यहाँ पे करंट होता है तो इसको हम लोग वी एल भी कह सकते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो यहाँ पे करंट आगे, क्योंकि अगर देखेंगे तो पाई बाई टू करंट आगे चल रहा है, इसमें पोटेंशियल आगे था, इसमें करंट आगे, क्योंकि आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं कि जो यहाँ पे पोटेंशियल का फेज है उस फेज में से पाई बाय टू माइनस है करंट में, लेकिन जब हम जाते हैं कैपेसिटिव सर्किट के अंदर तो यहाँ पे प्लस पाई बाय टू है, यानी कि फेज में पाई बाय टू आगे आ चुका है। तो करंट आगे चल रहा है, इसमें करंट पीछे चल रहा होता है। तो यहाँ पे अगर चाहेंगे कंक्लूजन लिखेंगे, लिख सकते हैं करंट लीड्स पोटेंशियल बाय पाई बाय टू। बस इतना ही कंक्लूजन था, और भी ज़्यादा पढ़ाए थे लेकिन इतना का मस्ट जरूरी है आज की क्लास में। तो इसको एक बार गौर से देख लीजिए आप किस तरह से निकालें। देखिए पहले क्या है कि हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिए, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन से हम लोग करंट का एक्सप्रेशन निकाल लिए, ये तीनों में निकाले हैं। उसके बाद देखें फेज, ये करंट कैसे, पीक करंट कैसे निकालते हैं, तीनों में पीक करंट भी निकाल चुके हैं। उसके बाद इनमें देख रहे हैं कि जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों सेम फेज में है, तो यहाँ पे दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा जो आएगा वो एक ही साथ आएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो पोटेंशियल आगे होता है करंट से इंडक्टिव सर्किट में, और कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है पोटेंशियल से। तो यहाँ पे जब करंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल मिनिमम, और पोटेंशियल मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। तो इतना बात हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो इसको अगर आप लोग नहीं भी क्लास अटेंड किए हैं तो इसको पॉज करके एक बार लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं सीरीज एल आर सर्किट। तो फर्स्ट में है सीरीज एल आर सर्किट।
तो सीरीज एलआर सर्किट में हम लोग एक रेसिस्टर लेंगे और उसके साथ एक इंडक्टर कनेक्ट करेंगे और इनको कनेक्ट कर दे हम लोग एसी वोल्टेज के अक्रॉस। तो यहाँ से हम लोग ये एसी वोल्टेज सिंबल है, इसका रेसिस्टेंस R और इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L होता है। तो यहाँ से मानकर चलिए हम V = V0 sin ओमेगा t अगर वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो इससे एक करंट फ्लो होगा, जिसको मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे, जनरली यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो होता है वो वेरी करते रहता है, तो हम लोग सिर्फ किसी इंस्टेंट पे इसका करंट मान लिया कि इससे आई जा रहा है। अगर इससे करंट आई जा रहा है तो इनसे भी करंट आई जाएगा और इनसे भी करंट आई जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है वो करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो मान ली इसके एक्रॉस जो पोटेंशियल आया उसको VR कंसिडर कर लेते हैं और इनके एक्रॉस जो पोटेंशियल आता है उसको VL कंसिडर कर लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो हाइयर टर्मिनल ये हो जाएगा, लोअर ये हो जाएगा, उसके बाद इसमें हाइयर ये और लोअर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो अगर यहाँ पे निकालेंगे तो V और VL दोनों तो अलग होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं एक्सप्रेशन जिससे सेम होगा। तो हम पोटेंशियल को न लेकर के हम इस पोटेंशियल को फिलहाल मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल या वोल्टेज सप्लाई किया गया है, जिसकी वजह से अभी इसको डॉट 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 कर देते हैं, ये निकाल लेंगे हम लोग। तो करंट मान लेते हैं कि इससे जो करंट, ये कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया गया जिसके वजह से करंट जो आया वो I = I0 sin ओमेगा t, ये करंट मान करके चलिए इस पोटेंशियल यानी कि ये जो नेट पोटेंशियल अप्लाई किया गया उसके वजह से करंट जो आया वो I0 sin ओमेगा t है। अगर हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि आसान रहे, क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल के लिए पहले हमको कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये रेसिस्टेंस दोनों को जो है सॉरी ये इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा अगर आपको बताएंगे तो कुछ नया लगेगा, तो हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे जिससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। तो हम लोग करेंगे यहाँ की मान के चलिए ये V नेट है और ये V नेट टूट करके आ चुका है VR और VL दोनों मिल गया है, जिसकी वजह से करंट यहाँ से आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ से इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, इसके एक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है और इसके एक्रॉस निकालना है, तो हम लोग अभी देखे थे अभी करंट अगर दिया रहेगा तो करंट की वजह से निकाले थे। तो चलिए VR लिखने वाले हैं। अगर VR लिखेंगे तो आपको पता है कि यहाँ से V0 R लिख सकते हैं, मतलब पीक वोल्टेज इन रेसिस्टर = साइन ओमेगा। आपको पता है कि रेसिस्टर में और जो करंट और रेसिस्टेंस दोनों का फेज सेम होता है, तो यहाँ पे सीधा ओमेगा × t लिख सकते हैं, सीधा इसमें ओमेगा × t लिख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके एक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखने के लिए, क्योंकि हमको अभी V0 R का वैल्यू नहीं है, लेकिन फेज तो सेम यही होता है। अगर आपको रिवाइज कराने का मतलब क्या किए, जो हम किए थे अभी जो लिखे थे रिकेप करवाए थे, तो वहाँ पे बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन ऐसा ही था। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो VL अगर लिखेंगे तो V0 L × साइन ओमेगा। अब देखें, क्योंकि करंट से हमको पोटेंशियल जाना है, तो इंडक्टिव सर्किट में लीड कौन करता है? पोटेंशियल करता है, करंट लक्स करता है कितना π/2। तो हमको यहाँ पे करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ, करंट से ले जाना है हमको पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल पे यहाँ पे π/2 आगे करना पड़ेगा। देखिए ऐसे होता था कि जब इंडक्टिव सर्किट लेते हैं तो करंट यहाँ पे होता है और पोटेंशियल यहाँ पे। अगर आपको करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो इससे हम लोग फेज कितना जाएंगे आगे, π/2। तो ये π/2 फेज आगे चले हैं। अब हमको निकालना है V नेट। अगर V नेट निकालना है, अगर मान के चलिए ये V नेट निकालना है, तो ये दोनों जो इसका फंक्शन है, तो ये क्या करेंगे, इसको VR + VL कर देंगे। जनरली हम ऐसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये एक्सप्रेशन है कुछ इस तरह से है। तो अगर आपको देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM के तरह होता है। इसको अगर देखिएगा तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM में भी ऐसा ही होता है एक्सप्रेशन, जो V0 अगर कहाँ पर साइन ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी + फाई, यहाँ पे जनरली वहाँ पे फाई होता था। तो हम लोग करते हैं क्या, जनरली इसका एक नया तरीका है फेजर मेथड, क्योंकि हम फेजर डायग्राम बताए थे, तो फेजर के मेथड से करेंगे जो वेक्टर की तरह बिहेव करता है, तो उससे आपको आसानी से आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है,
अगर यहाँ पे ले ले करंट का डायरेक्शन इस तरफ, तो पोटेंशियल जो होता है जनरली पोटेंशियल रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल वो सेम होता है इसी तरह से। तो वी आर ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हम वी आर नहीं लिख सकते क्योंकि जनरली हम पीक वैल्यू के लिए ही काम कर सकते हैं। वी नॉट आर कर दिया है तो पीक वैल्यू आ जाएगा, और इसके अक्रॉस जो है यहाँ पे वी नॉट एल लेते हैं, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन इंडक्टर। तो अब इन दोनों का अगर रिजल्ट देखेंगे तो ये देखिए, अगर इनका कहना है कि जैसे पोटेंशियल जो होती है रेसिस्टर का अक्रॉस, रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कहना है कि करंट के साथ चलेंगे, और जो इंडक्टर का है वो कहता है कि 90 डिग्री आगे चलेंगे। तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से के अकॉर्डिंग इनके बीच में कहीं ना कहीं मतलब दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो उस तरफ जाएगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ से आ चुका है वी नॉट, इसको वी नेट कर सकते हैं, और इनके बीच कुछ एंगल बन चुका है फाई। तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों के बीच यानी कि वी नॉट एल और वी नॉट आर के बीच 90 का एंगल है। तो हम यहाँ से सिंपल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोगों को वी नॉट का स्क्वायर से आ जाएगा, देखो दोनों है 90 डिग्री पे, तो यहाँ से लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट एल स्क्वायर। क्योंकि पीक वैल्यू को लिए कर सकते हैं। आप इसका स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, इसको वी नॉट स्क्वायर आर कर सकते हैं, इसको वी नॉट एल स्क्वायर कर सकते हैं। ये आप देख लिए। अब देखिए वी नॉट आर को यानी कि जनरली पीक वैल्यू जो होता है इसको ऐसे कर सकते हैं आई नॉट इंटू आर, और यहाँ से वी नॉट एल इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल। ये लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, अभी भी देखे थे हम, लिखे थे क्या इस समय, उस समय लिखे थे आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय एल, इस तरह से लिखे थे। तो यहाँ से आ जाएगा जो वी नॉट एल, ये इंडक्टर के क्वेश्चन आपको प्योरली था तो वहाँ पे सिर्फ एक लिए थे, लेकिन अब दो कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम लोग वी नॉट एल इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल, क्योंकि इनका जो है सो रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस है। तो जनरली ये भी रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, कि है इंडक्टेंस लेकिन ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस कह सकते हैं। तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्सएल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वी नॉट आर जो है इसको लिख देते हैं आई नॉट आर स्क्वायर प्लस इनको लिख देते हैं आई नॉट एक्सएल स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगा। तो अब ये आई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा और ये आई नॉट का स्क्वायर, दोनों आई नॉट का स्क्वायर करके इसको बाहर कर देते हैं। तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा बाहर निकलने के बाद। अब बचेगा क्या, अंदर एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये बच जाएगा। इनको कह सकते हैं हम लोग इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ये है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। जनरली इसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो अब वी नॉट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आई नॉट इंटू जेड। पता चल गया। सिर्फ पीक वैल्यू के लिए कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं है, सिर्फ पीक वैल्यू के लिए ही अप्लाई कर ले। इंस्टेंटेनियस के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जेड जो है वो इम्पीडेंस होता है, इसको कहते हैं कि नया नाम दिया गया है इम्पीडेंस। ये होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से लिखे हैं, तो इसको वी नॉट एल यहाँ पे लिखे थे, तो वी नॉट एल, और यहाँ से लिख सकते हैं वी नॉट आर। अब वी नॉट एल को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई नॉट इंटू आर। ऐसा करते हैं कि एल वाला को जो है सो एक्सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्सेल, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं आई नॉट इंटू आर। तो इसके जगह पे ये कर दिए हैं, देख रहे हैं। तो आई नॉट दोनों में कॉमन है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। तो आई नॉट को हटा करके सीधा यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा और यहाँ पे आर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा नीचे लग रहा है, तो ये आर है।
अब इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट आएगा इसको कहेंगे नेट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो इसको जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे इम्पीडेंस था ना। तो आप जेड निकालने का फॉर्मूला आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल से, एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड निकालने का आपको फॉर्मूला यहाँ से पता चल चुका है। अब यहाँ पे ये एंगल जो है वो फाई कहलाएगा। तो ये एंगल जहाँ पे फाई मारे हैं तो ये भी फाई आ जाएगा। तो यहाँ से टेन फाई भी निकाल सकते हैं, टेन फाई निकाल सकते हैं। तो टेन फाई के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सएल, एक्सएल लिखेंगे डिवाइड बाय आर। अब हम इसका एक्सप्रेशन आराम से लिख सकते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्योंकि आप देखना है कि ये करंट से आगे है या पीछे है, क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर के अंदर करंट 90 डिग्री पीछे होता है और कैपेसिटर के अंदर करंट और पोटेंशियल दोनों साथ चलती है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर मान करके चलिए ये हमारा करंट है, ये करंट है, इस करंट को रेसिस्टर अपने साथ रखना चाहता है। और ये जब हम इंडक्टर के बारे में बात करेंगे तो इंडक्टर में जैसे जनरली अगर हम मान लें कि रेसिस्टर ऐसे है और ये पोटेंशियल इसका है, तो वी एल ऐसे होता है और वी आर ऐसे होता है, करंट इनके साथ होता है। अगर इन दोनों का इफेक्टिव देखेंगे तो ये पोटेंशियल, करंट से पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल जो होता है वो आगे बढ़ना चाहता है, वो 90 डिग्री आगे रहता है और ये साथ रखना चाहता है। तो नेट पोटेंशियल जो आ रहा है वो बीच में कहीं आ रहा है, मतलब वो करंट से अब भी पोटेंशियल आगे ही रहेगा फाई, क्योंकि अब भी जो ये जो एंगल देखे हैं तो पोटेंशियल को जैसे रेसिस्टर पोटेंशियल के साथ रखना चाहता है और रेसिस्टर का पोटेंशियल तो करंट के साथ है, लेकिन इंडक्टर का पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री आगे है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के कहीं ना कहीं नेट पोटेंशियल जो आती है वो बीच में आता है। तो यहाँ पे फाई जो हो जाएगा वो करंट से आगे, क्योंकि इसका फेज देखा जाए तो ये है ओमेगा टी, लेकिन जब पोटेंशियल का फेज देखेंगे तो ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि इंडक्टर के वजह से वो फाई एंगल आगे ही चले जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी नोट का वैल्यू निकाल चुके हैं, वी नोट इक्वल टू आई नोट इंटू जेड। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा v इक्वल टू वी नोट की जगह पे लिखेंगे आई नोट इंटू जेड और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ पे आप सबका वैल्यू पता चल चुका है। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी रहने सकते हैं। वी नोट का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं और फाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाए, टेन फाई इक्वल टू एक्सएल बाय आर है, तो यहाँ से निकल चुका है। तो अब हम चाहें तो यहाँ से इसको बता देंगे कि पोटेंशियल जो है सो नॉन हो चुका है, क्योंकि जनरली हम लोग करंट लेके पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो अभी भी देखना है कि पोटेंशियल करंट को लीड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर उल्टा चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं ओवरऑल करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय फाई, या फाई एंगल कह सकते हैं। देखिए पोटेंशियल अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तभी इससे करंट निकला है आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल जो हमारा वो पोटेंशियल आगे ही चल रहा है। तो आप इस पोटेंशियल की जगह पे जो डॉट 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 लिखे थे तो डॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अगर इतना पोटेंशियल अगर सप्लाई करते हैं तो करंट जो निकलता है आई नोट साइन ओमेगा टी आता, जिसकी वजह से हम लोग वी आर में निकाल सकते हैं, वी नोट में निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग देख लीजिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन से आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन लेंगे, एक करंट पहले दे देंगे, करंट से निकालेंगे सारा चीज़, उसके बाद एक बार पोटेंशियल दे करके तब निकालेंगे। तो इतना अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं इसी के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लगाते हैं रेसिस्टर और उसके बाद है ये एक इंडक्टर, इनको हम लोग एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट कर देते हैं। अभी V इक्वल टू मान लीजिए पता नहीं है, लेकिन करंट दिया हुआ है, इससे जो करंट निकला है
मान लेते हैं उसको 2 sin 10t, इसका फेज दिया हुआ है 10t प्लस 30 डिग्री मान लेते हैं। इसका फेज दिया हुआ है, इनिशियल फेज जो है 10t प्लस 5 दिया हुआ है, और इनका वैल्यू दिया हुआ है 3 ओम, और इनका वैल्यू दिया हुआ है 0.4 हेनरी। आपको पता चल रहा होगा रेसिस्टर जो है सो 3 ओम दिया हुआ है, और ये L, चलिए इसको लिख ही देते हैं, R इक्वल टू 3 ओम और L इक्वल टू 0.4 हेनरी। अब कैलकुलेट करने का रहा कि यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट, देखिए बहुत सारा आने वाला, जो भी कंसेप्ट इससे आएगा सारा चीज़ आपको इसमें कवर करा देते हैं कि किसी तरह का अगर क्वेश्चन आए तो कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। पहले के निकालने का रहा है एक्सेल, सेकेंड में देख रहे हैं तो जेड नेट इम्पीडेंस जो होता था रिजल्टेंट, तीसरा वी नॉट एक्रॉस रेसिस्टर, तीसरा ये भी देखिए वी आर फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब पोटेंशियल निकालना है टाइम के फंक्शन में, और उसके बाद जो है सो ये वी आर एम एस एक्रॉस रेसिस्टर। तीनों बात हो गया, तीनों पोटेंशियल, एक होता है पीक, एक होता है टाइम के साथ जो फंक्शन होगा इसको इंस्टेंटेनियस कहते हैं, और ये आर एम एस होता है। और तीसरा हम लोग देख लेते हैं इसमें, तीसरा इंडक्टर के क्रॉस, तो पीक पोटेंशियल एक्रॉस रेसिस्टर इंडक्टर एल कह देते थे इसको, उसके बाद इंडक्टर के एक्रॉस वर्सेस टाइम, और तीसरा इंडक्टर के एक्रॉस आरएमएस पोटेंशियल इंडक्टर के एक्रॉस। और चौथा आ गया, चौथा हम निकालना है नेट पोटेंशियल, ये जो आ जाएगा इसका पी की वैल्यू वी नोट निकालना है, वी वर्सेस टाइम निकालना है, और यहाँ से वी आर एम एस निकालना है। तो इतना बात हो गया। तो अब सारा बात को हम लोग एक एक कर करके कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले हमको नेट चाहिए, ये एक्सेल निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्सेल ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए कि सॉल्यूशन, तो पहला पार्ट है हमारा एक्सेल। तो एक्सेल इक्वल टू क्या करते थे, ओमेगा इंटू एल करते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से देखिए, तो यही होता है ओमेगा टी प्लस 5। तो ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ 10, तो यहाँ से लिख सकते हैं 10 इंटू एल, एल का वैल्यू दिया हुआ 0.4, तो ये आ जाएगा 0.4 इक्वल टू 4 ओम। इसका भी यूनिट जो होता है वो ओम ही होता है। तो एक्सेल निकल चुका है, एक्सेल इक्वल टू 4 ओम। ये एक्सेल है। अब जेड निकालना है। तो जेड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेल, देखिए इसका रेसिस्टर हो गया 4 ओम। आप इसका भी रेसिस्टर देखेंगे तो ये आ चुका है, ये 4 ओम। इनका रेसिस्टेंस 3 ओम है, तो इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी 4 ओम है। तो यहाँ से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं कि देखते हैं। तो एक्सेल को ऊपर रखते हैं और आर को नीचे, और जेड होता है कहीं बीच में, जेड कहीं बीच में होता है। तो यहाँ से देखिए कुछ एंगल भी बनेगा, तो इसको हम लोग 5 कंसिडर करेंगे, वो भी 5 ही निकालना पड़ जाएगा। तो अभी देखिए एक्सेल का वैल्यू निकाल चुके हैं, 4 ओम है, ये है 4, और ये है आर का वैल्यू 3। तो यहाँ से अगर जेड चाहे तो जेड निकाल सकते हैं, जेड इक्वल टू √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दोनों मिला करके 5 ओम आ जाएगा। तो जेड का वैल्यू भी आ चुका है 5 ओम। तो ये सेकेंड क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे निकालना है वी नॉट आर। तो चलिए थर्ड पार्ट में वी नॉट आर। तो इसमें बताए थे कि इसको लिखेंगे आई नॉट इंटू आर। आई नॉट आपको पता है 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू आर। तो ये दिया हुआ है वी नॉट आर जो आ गया है, ये पीक वैल्यू और पोटेंशियल इन रेसिस्टर। तो ये आ चुका है 6 वोल्ट। अब हमको लिखना है फंक्शन ऑफ टाइम में। तो चलिए वी टी लिख लेते हैं, मतलब वी आर डायरेक्ट समझ लीजिए। तो ये होगा वी नॉट आर साइन रेसिस्टर का फेज
और जो करंट का फेज होता है वो सेम ही होता है, तो इसमें फेज सेम आ जाएगा, तो फेज को सेम लिख देंगे 10t + 30, ऐसा ही फेज है। तो यही फेज है, तो फेज तो सेम रहेगा, इसमें बदलने वाला है नहीं। हम लोग वी नॉट का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो वी नॉट का वैल्यू यहाँ से आया 6, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6 साइन 10t + 30, क्योंकि फेज में इसमें कोई डिफरेंस है, करंट का फेज और जो रेसिस्टर के अंदर पोटेंशियल होता है उनका फेज वो बराबर ही होता है। ये आ गया है। अब हमको VRMS निकालना है रेसिस्टर के क्रॉस, तो इसको VRMS इन रेसिस्टर, तो पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो पीक वैल्यू कितना है 6 है, 6/√2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3√2, तो ये भी आ चुका है ये। उसके बाद हम लोगों को निकालना है V0L, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 5, तो 4 पे आ जाते हैं। तो 4 पे पहले निकालना है V0L, तो इसके लिए करना पड़ेगा हमको I0 × XL, तो I0 का वैल्यू यहाँ से 2 दिया हुआ है, XL अभी निकाले हैं 4 ओम, तो यहाँ से चलिए 2 × 4 = 8 वोल्ट होता है, तो चलिए V0L जो आ गया है 8 वोल्ट। अब लिखना है ये टाइम के साथ जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जो अप्लाई करना है वो करते हैं, V0L sin ω t प्लस इसमें जो होता है पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री एंगल आगे होता है। जो करंट का एक्सप्रेशन होता है, करंट के एक्सप्रेशन में फेज में 90 डिग्री का चेंज आता है, वो फेज आगे चले जाता है पोटेंशियल में। तो यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को हटा करके जो फेज दिया हुआ ω t इनिशियल फेज जो करंट का दिया हुआ उसमें π/2 ऐड कर देंगे, तो इनिशियल फेज दिया हुआ 10t + 30, तो ये लिखेंगे 10t + 30 और इसमें फेज 90 डिग्री आगे होता है, तो 90 डिग्री ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए VR जो आ गया है वो V0L का वैल्यू निकाल चुके हैं 8 साइन, ये हो जाएगा 10t + 30 + 90 120 आ जाएगा। ये VL है, VR नहीं VL, गलती से VR लिखा गया था, ये VL है। अब हमको VRMS एक्रॉस इंडक्टर निकालना है, तो जो पिक वैल्यू इसमें √2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें कर देते हैं V0L/√2, इसका वैल्यू है 4/√2, तो ये आ जाएगा 2√2, तो पिक वैल्यू भी आ चुका है, तो ये भी सॉल्व हो गया। इसका वैल्यू कितना आएगा 4 ओम, और जेड का वैल्यू इसको लिख लेते हैं, ये आ गया है 4 ओम और जेड का वैल्यू आ गया है 5 ओम, ये ज़रूरत पड़ सकता है। यहाँ से अगर हम लोग 10 फाई का वैल्यू भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए इनको मिटा करके हम लोग निकाल रहे हैं V0L, तो V0L को निकाल रहे हैं। तो इसको देखिए, पहले हम लोग इसका पीक वैल्यू जो निकाल रहे हैं ये आ चुका है कितना, तो ये 8 वोल्ट, ये R के क्रॉस जो पीक वैल्यू आया है वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। उसके बाद ये जो V0L आया है वो आया है 8 वोल्ट, तो इनका ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हम लोग इसको लिख लिए। तो इनको मिटाने जा रहे हैं, तो इसको लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इस पर क्या कह रहा है, तो इसको पहुँच कर लिखिए। चलिए आप 5वां पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये 5 में पूछ रहा है V0L, मतलब नेट पोटेंशियल पूछ रहा है। अगर इसका एक्सप्रेशन देखेंगे तो V0 साइन समथिंग समथिंग कुछ होगा, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो V0 निकालने के लिए पहले हम इसको फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो इस पर VR आता है, यानी कि इसका पीक वैल्यू के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे
वी नॉट एल आएगा और इसी बीच कहीं ना कहीं वी नॉट आता है और इनके बीच का एंगल अगर चाहें तो फाई कर सकते हैं। अगर फाई चाहे तो वी नॉट एल बाय वी नॉट आर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यहाँ से निकालते हैं एक्स एल बाय आर से। तो आपकी मर्ज़ी, जहाँ से निकालना चाहें उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा वी नॉट एल का स्क्वायर वी नॉट आर का स्क्वायर। पीक वैल्यू ले रहे हैं, तो चलिए हम लोग पीक वैल्यू जो दोनों का निकाल चुके हैं। तो वी नॉट एल इक्वल टू अंडर रूट, तो पीक वैल्यू जो है सो वी नॉट एल में कितना आया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से वी नॉट आर 6 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व करना है। देखिए 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ से ये हो जाएगा 64 प्लस 36। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 का रूट, तो डायरेक्ट यहाँ से वी नॉट इक्वल टू हम लिख देते हैं 10 वोल्ट। तो वी नॉट इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया है। वी आर एम एस भी चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, वी आर एम एस वी नॉट बाय रूट 2 करके, तो 10 डिवाइड बाय रूट 2, तो ये आ जाएगा 5 रूट 2, जो वी आर एम एस आ चुका है। अब हमको चाहिए वी टी, तो चलिए वी टी के लिए काम करते हैं। वी फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट साइन। तो इसमें बताए थे कि करंट से पोटेंशियल जो आगे होता है वो फाई होता है, तो यहाँ से हम लोग 10 फाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से कर देते हैं आगे। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, तो यहाँ से इसका इनिशियल फेज जो है वो 10 टी प्लस 30 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 टी प्लस 30 अब प्लस फाई, क्योंकि वो फाई एंगल आगे होता है करंट से 9 दिए। अगर सिर्फ यहाँ पे इंडक्टर होता तो यहाँ पे फाई का वैल्यू π/2 हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ रेसिस्टर होता है तो फाई का वैल्यू 0 होता है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो फाई का वैल्यू 90 और 0 के बीच में आता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये देखिए इसका वैल्यू अगर हम निकालने जा रहे हैं यहीं पे, तो इसको उठा करके यहाँ पे चिपका दीजिए। तो ये 4 है और ये 3 है, तो यहाँ से अगर हम 10 फाई निकालना चाहेंगे तो देखिए 10 फाई इक्वल टू 4/3, और 4/3 बहुत ही ये कॉमन एंगल है, तो ये फाई का वैल्यू जो होता है यहाँ से 53 डिग्री एंगल होता है, क्योंकि ये ट्रायंगल तो आप देखे होंगे। ये अगर 3 है, अगर ये 4 है और ये 5 है, तो देखिए सामने वाला एंगल जो बड़े साइड के सामने का एंगल होता है वो 53 होती है। जो छोटे साइड का सामने का एंगल होता है, जो छोटे साइड जो है उसके सामने का एंगल 37 डिग्री होता है। तो ये फेमस ट्रायंगल है, इसको आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो अभी देख लीजिए। जो 10 फाई इक्वल टू 4/3, तो फाई इक्वल टू 53 आ गया है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, वी नोट का वैल्यू पता है, यहाँ से 10 आ जाएगा। तो v इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस 30 प्लस 53 डिग्री। तो फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, v इक्वल टू 10 साइन 10t प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा। 3 को थोड़ा सही से ढंग से, तो देखिए नेट पोटेंशियल जो आ गया है वो कुछ इस तरह से आ गया है। तो इतना आप लोग देख लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेम क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देंगे, करंट निकालना रहेगा और इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल निकालना है। तो इनको आप लोग को एक बार पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे फिर से हम लोग एक रेसिस्टर लेंगे, एक इंडक्टर लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज के क्रॉस। तो यहाँ से अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल ये है। इस बार वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है, आपको करंट नेट फाइंड करने का देगा, तो हम सब कुछ फाइंड कर लेंगे एक एक करके। तो v इक्वल टू दिया हुआ है 100 साइन 10t प्लस 60, ये दिया हुआ है आपको। इस बार पोटेंशियल दिया हुआ है, मान लीजिए इससे कुछ करंट गया होगा,
जो हमको पता नहीं है, जो निकालना है। और R का वैल्यू दिया हुआ है इस बार, ये है 30 ओम, और L का वैल्यू दिया हुआ है 4 हेनरी। अब पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर 1 पे पहला एक्सेल, सेकंड पे आ जाएंगे तो Z, थर्ड पे तो I0, उसके बाद I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और IRMS। अगर I0 पता है तो RMS निकाल ही सकते हैं, तो चलिए हम RMS को हटा ही देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद चौथा V0R, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एक्रॉस रेसिस्टर निकालना है। उसके बाद ये फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालना है रेसिस्टर के एक्रॉस। और पांचवा पे देख लेते हैं, पांचवा पे इंडक्टर के एक्रॉस पीक पोटेंशियल, जिसको V0L से कहेंगे, और ये V ऑल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सब फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले निकालेंगे एक्सेल का वैल्यू। तो पहला काम जो अपना रहेगा, सॉल्यूशन यहाँ ही लिख देते हैं, एक्सेल निकालना। तो एक्सेल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा दिया हुआ 10, और एल का दिया वैल्यू है 4। तो यहाँ से आ रहा है जो एक्सेल का वैल्यू आ रहा है, ये एक्सेल, ये 40 ओम। एक्सेल का वैल्यू 40 ओम आ चुका है, तो यहाँ से एक्सेल लिख सकते हैं 40 ओम। अब हमको जेड चाहिए, तो यहीं पे कर लेते हैं सेकेंड पार्ट में जेड। तो जेड के लिए फिर से वही बात, एक्सेल इस पे और आर इस पे होता है। तो एक्सेल का वैल्यू दिया हुआ 40, तो यहाँ से 40, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 30। तो जेड कहीं ना कहीं बीच में था। हम इस तरह से इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग फाई का भी वैल्यू डायरेक्ट निकाल ही सकते हैं, तो फाई भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो फाई भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से जेड जो आने वाला है √40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू जेड का वैल्यू आ चुका है 50 ओम। जेड का वैल्यू 50 ओम आ गया है, तो जेड आ गया है 50 ओम, इसको भी लिख दिए। अब यहाँ से हम 10 फाई का वैल्यू भी निकाल ही सकते हैं। देखिए 10 फाई अगर निकालना चाहेंगे तो 10 फाई इसको सामने पुट कर देते हैं, तो ये भी आ जाएगा 40 सामने, तो 40/30, तो ये 4/3। फिर से फाई का वैल्यू जो है सो अगर हम इसको हटा दें, अब इसको हटा दें, चलिए एक स्टेप लिख कर ही देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो फाई का वैल्यू आ चुका है 53 डिग्री। फिर से ज़रूरत पड़ेगा इसका, फाई का वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकाल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग I0 निकालने के लिए। तो I0 के लिए क्वेश्चन नंबर ये 3rd है। I0 इक्वल टू होता है V0/Z। जिस तरह से लिखते थे V0 इक्वल टू I0 इंटू जेड, तो V0/Z कर सकते हैं। तो V0 का वैल्यू दिया हुआ है 100 और जेड का वैल्यू निकाल चुके हैं 50, तो यहाँ से आ जाएगा 100/50 इक्वल टू 2 एम्पियर, क्योंकि करंट है तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो यहाँ से आ चुका है I0 का वैल्यू, I0 का वैल्यू आ चुका है 2 एम्पियर। अब दिख रहा है करंट को फंक्शन ऑफ टाइम, तो यहाँ से लिखते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, उसके बाद फाई को आगे करना है पीछे करना। तो इसमें देखिए करंट से क्या होता है कि ये करंट है, अगर मान लीजिए ये इसको मान लिए ओमेगा टी है, टोटल को मान लिए ओमेगा टी है, तो इनिशियल फेज से जो पोटेंशियल क्या होता है आगे होती है, पोटेंशियल करंट से आगे होता है, तो करंट पोटेंशियल से पीछे होगा फाई। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो इनिशियल फेज इसका 10t + 60, 10t + 60 माइनस में फाई, तो फाई का वैल्यू दिया हुआ है 53 डिग्री। तो चलिए अभी इसको फाई ही लिख देते हैं, ये हो जाएगा फाई। तो यहाँ से करंट का एक्सप्रेशन आ गया है I इक्वल टू
ये 2 साइन 10t प्लस 60 या माइनस 53। तो करंट का एक्सप्रेशन भी आ गया यहाँ से। अब आपको निकालना है V नॉट L निकालना है। तो फोर्थ पार्ट है V नॉट L, I नॉट इंटू एक्सएल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा I नॉट इंटू एक्सएल। तो I नेट का भी वैल्यू पता हुआ है 2 एम्पियर। एक्सएल निकाल चुके हम लोग। एक्सएल देखिए, एक्सएल का वैल्यू निकाल चुके हैं 40। तो यहाँ से ये 40 हो जाएगा। तो V नॉट अक्रॉस L, तो V नॉट इंटू L जो आ जाएगा ये हो जाएगा 80 वोल्ट। तो V नॉट का वैल्यू 80 वोल्ट आ चुका है। अब इसको फंक्शन ऑफ टाइम के साथ लिखना है। तो देखिए VL इक्वल टू V नॉट L साइन, जो करंट का एक्सप्रेशन है, करंट से पोटेंशियल इंडक्टर के अंदर π/2 आगे होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसका एक्सप्रेशन जो ओमेगा टी है ये 160 या माइनस 53 डिग्री थे 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 + 7 + 90, जो π/2 आगे होता है। तो यहाँ से VL इक्वल टू यहाँ से आ चुका है 80 साइन 10t + 97 डिग्री। तो VL का भी एक्सप्रेशन आपको पता चल चुका है। यहाँ से अगर RMS वैल्यू पूछ देगा तो पीक वैल्यू में √2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब निकाल, ये हो चुका है लेकिन 4 बचा हुआ है। तो चलिए ये तो 5 ही सॉल्व हो गया पहले, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पे आ जाते हैं। तो 4 को यहीं पे कर देते हैं, इसको मिटा करके। तो चलिए इसको मिटा करके यहीं कर देते हैं। दोनों तरह से अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तब भी हम सब कुछ निकाल सकते हैं, अगर करंट दिया हुआ है तब भी निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग करंट को नॉन रखे थे, इस बार क्या रखें, पोटेंशियल को नॉन रखें। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं V नॉट अक्रॉस रेसिस्टर। तो ये हो जाएगा I नॉट इंटू R। तो I नॉट का वैल्यू निकाल चुके हैं 2 एम्पियर, और रेसिस्टर दिया हुआ है 30। तो यहाँ से इंटू 30 कर देंगे तो आ जाएगा 60 वोल्ट। तो V नॉट आ चुका है। तो यहाँ से अब हम लोग निकाल सकते हैं VR एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए करना पड़ेगा क्या, V नॉट साइन, और रेसिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो करंट के साथ सेम फेज में होता है। तो करंट का जो फेज है वो कितना है, करंट का फेज यहाँ पे है 10t, 60 - 53 है तो इसको 7 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से 10t + 7 डिग्री। अब V नॉट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ से अगर VR इक्वल टू लिखेंगे तो V नॉट का वैल्यू आ चुका है 60 वोल्ट। तो 60 इंटू साइन 10t + 7 डिग्री। तो सारा चीज़ जितना भी पूछा गया था सबको कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देख ली किस तरह से किए हैं। तो अगर आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो सबको निकाल सकते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। सेकेंड आते हैं सीरीज RC सर्किट। तो सेकेंड सीरीज RC सर्किट, पैरेलल RC सर्किट जो है वो अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम लोग सीरीज का ही बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से फिर से वही पुराना फंडा, यहाँ से एक कांटा बनाते हैं और यहाँ से कैपेसिटर का प्लेट, उसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। इसका रिप्रेजेंटेशन आप तक में आप लोगों को याद हो गया होगा। इसको कुछ ऐसे करते हैं, और इसका रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। तो यहाँ से हम लोग फिर करेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t प्लस मान लीजिए कुछ फाई एंगल होगा, ये कुछ ऐसे भेजे हैं। ये V नॉट साइन ओमेगा t फाई,
ये अभी हमारा मान के चलिए, इसको अप्लाई करने के बाद जो करंट आता है इसके अंदर वो आई इक्वल टू, क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है। तो करंट अगर हमको पता हो जाए, अगर करंट को ही मान ले कुछ ऐसे, कुछ इसको पोटेंशियल अप्लाई किए जिसकी वजह से हमको यहाँ से करंट मिल चुका है साइन ओमेगा टी। अभी हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा अननोन है, क्योंकि क्वेश्चन में अभी देख लिए कि किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अभी इसको हम ऐसे कर दी। तो अब वी नोट को निकाल लेते हैं उल्टा ही। तो यहाँ से पहले हम लोगों का काम जो रहेगा वी आर निकालना, उसके बाद वी सी निकालना। अगर करंट ऐसे जा रही है तो ये हायर टर्मिनल, ये लोअर, अगर इस पर प्लस चार्ज आएगा, इस पर प्लस, इस पर माइनस आ जाएगा, तो हायर टर्मिनल ये, लोअर टर्मिनल ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग फिर वही काम करने वाले हैं कि अगर देखेंगे तो इनके अंदर वी सी और वी आर का एक्सप्रेशन टाइम के साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ से वी आर लिखने वाले हैं। तो देखिए वी आर जो होता है वो वी नॉट इंटू आर साइन, जो फेज होता है करंट का, पोटेंशियल जो रेसिस्टर के क्रॉस ड्रॉप होती है वो सेम फेज में होती है, तो उसको लिखेंगे ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ पे आ जाएगा जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर जो है सो यहाँ पे करंट को अलाउ करेगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। डायरेक्ट करंट में देखते थे कि यहाँ पे कुछ देर के बाद ये फुल कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे सर्किट ब्रेक कर देता है। लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की वजह से इसमें करंट टर्मिनल चेंज होता है, तो ये फुल चार्ज हो नहीं पाता, जिसकी वजह से ये पोटेंशियल को हमेशा अलाउ करता है। तो यहाँ से पोटेंशियल अलाउ करता है, उसके बाद ये करंट को पास करने देते हैं। डायरेक्ट करंट को ये जो है सो रोक देता है, लेकिन अल्टरनेटिव करंट को ये अपने से होकर के पास होने देती है। तो इसलिए हम लोग इसमें कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट को पास कराते हैं। तो यहाँ से वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अब देखिए बताए थे कि इंडक्टर के अंदर पोटेंशियल पाई बाई टू आगे चलती है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर करंट पाई बाई टू आगे चलती है। जो करंट का एक्सप्रेशन है, करंट पाई बाई टू आगे चल रहा है, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल जो होगा वो पाई बाई टू पीछे होगा, इस तरह से। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको अगर वी नेट निकालना है, अगर मान के चलिए वी नोट निकालना है, तो दोनों को जरूर करेंगे ऐड करके वी आर इंटू वी सी करेंगे। तो आप देखिए ये आर और सी ये इस तरह से इतना बड़ा फंक्शन है, तो हम लोग इतना बड़ा फंक्शन को चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आएगा। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की तरह कर सकते हैं, या तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे कर लेते हैं। सॉरी, इस बार जो है सो आने वाला है, ये मान लीजिए करंट डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो रेसिस्टर के अंदर पोटेंशियल होता है, जैसे कि वी नॉट आर, पीक वैल्यू ले लें, सिर्फ पीक वैल्यू के लिए ही ये अप्लाई कर सकते हैं। और जो कैपेसिटर के अंदर होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, इसको हम लोग वी नॉट सी कह सकते हैं। तो अब नेट पोटेंशियल जो होगा वो देंगे, ये करंट के साथ, करंट के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसे रेसिस्टर का पोटेंशियल जो करंट के साथ रहना चाहता है, और जो कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो करंट से पाई बाई टू पीछे रहना चाहता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के ये पीछे ही रहेगा, लेकिन पाई बाई टू तो नहीं पीछे रहेगा, कुछ एंगल पीछे रहेगा, जिसको हम लोग फाई कहते हैं। देख, करंट के साथ अगर पोटेंशियल कंपेरिजन करेंगे तो कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल पाई बाई टू पीछे करंट से रहना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल से करंट पाई बाई टू आगे होता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे है ना, अगर करंट का एक्सप्रेशन ये है तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये है, तो पोटेंशियल में फेज पाई बाई टू पीछे चल रहा है। तो करंट अगर देखेंगे, अगर इस आर के साथ है, तो पोटेंशियल जो आ रहा है कैपेसिटर के अंदर वो पाई बाई टू पीछे होगा। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने से मान के चलिए जो हमारा पोटेंशियल का पिक वैल्यू आ गया, उन दोनों के बीच में आएगा। अब भी ये करंट से पीछे ही रहेगा, लेकिन पाई बाई टू पीछे ना होकर कुछ एंगल पीछे रहेगा, जिसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग फिर से वही काम करेंगे जो पहले किए थे। तो हम लोग को वी नोट निकालना है। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप लोग पाइथागोरस फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पाइथागोरस फार्मूला लगा दें। वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर एक्रॉस रेसिस्टर, वी नॉट स्क्वायर एक्रॉस कैपेसिटर। अब वी नॉट लिखना है तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर आर प्लस वी नॉट स्क्वायर सी। तो अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं
वी नोट को क्या लिख देते हैं, आई नोट इंटू आर, तो इसको आई नोट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, प्लस इसमें भी लिख सकते हैं आई नोट स्क्वायर इंटू, इसमें आता है एक्स सी स्क्वायर। तो आई नोट स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन लेकर बाहर कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आई नोट अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एक्स सी स्क्वायर। और ये जो होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं, ये होता है इफेक्टिव रेसिस्टेंस, या इसी को जेड भी कह देते हैं इसको। तो यहाँ से वी नॉट जो आ चुका है आई नॉट इंटू जेड, फिर जेड वही इम्पीडेंस, इसको हम लोग इम्पीडेंस भी कहते हैं। अब जिस तरह से यहाँ पे इसको लिखे हम इम्पीडेंस को लिए भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको रेसिस्टर को इस तरह से, और ये जो इंडक्टेंस है, सॉरी ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसको एक्सी यहाँ पे लिख देंगे और आर यहाँ पे हो जाएगा। अगर देखेंगे तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो जेड बीच में कहीं आएगा और ये फाई है। तो जेड का फॉर्मूला यहाँ से एक और आ जा चुका, जेड इक्वल टू अंडर रूट, यही चीज़ एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ से 10 फाई भी लिख ही सकते हैं। 10 फाई लिखना चाहेंगे तो देखिए एक्स सी, इसको यहाँ सामने पुट करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स सी बाई आर। ये पुरानी बात है, तो आपको सब कुछ पता चल चुका है। अब देखिए वी लिखने के लिए क्या करेंगे, तो आ जाएगा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इस बार जो फाई एंगल है वो करंट से पीछे रहेगा, तो फाई इस बार माइनस होगा, क्योंकि इससे पहले जो था वो करंट से फाई आगे था, मतलब पोटेंशियल जो था वो करंट के कहीं ऐसे आ रहा था, ऊपर आ रहा था, तो वहाँ पे फाई जोड़ते थे, लेकिन यहाँ पे फाई जो हो जाएगा वो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको करंट का एक्सप्रेशन, जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मिल चुका है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो अगर यहाँ पे चाहेंगे तो इस बार कौन लीड कर रहा है, तो इस बार करंट लीड कर रहा है, पोटेंशियल लीड कर रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं करंट लीड्स पोटेंशियल बाय फाई एंगल। वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और करंट का एक्सप्रेशन देखें तो वी नॉट साइन आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इस ओमेगा टी से फाई एंगल ये पीछे चल रहा है पोटेंशियल, ये तो करंट है, तो ऐसे भी कह सकते हैं अगर करंट है, अगर मान कर चलिए अगर हमको कहीं दिया रहे कि इसको सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस मान करके चलिए थीटा दिया हुआ है। अगर करंट का एक्सप्रेशन लिखना चाहेंगे तो सीधा लिखेंगे i इक्वल टू आई नोट जिस तरह से निकालेंगे यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, मान लीजिए ये तो इसका रहेगा। लेकिन करंट जो होता है, जो कैपेसिटिव सर्किट होता है, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर करंट का वैल्यू π/2 आगे होता है, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टर और कैपेसिटर दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो आगे रहेगा करंट, लेकिन 90/2 π/2 नहीं रहेगा, बल्कि कुछ एंगल रहता है, जिसको कुछ एंगल को हम लोग फाई कहते हैं, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये कुछ ऐसे आता है, ये सिर्फ समझाने के लिए। अगर आपको करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ तो पोटेंशियल लिखने के लिए माइनस फाई एंगल कर देंगे, या आपको पोटेंशियल दिया हुआ करंट लिखना है तो वहाँ पे फाई एंगल ऐड कर देंगे। तो ये बात अब हमेशा ध्यान में रखिए, जब पोटेंशियल दिया रहा है तो पोटेंशियल इसमें क्या है, लीड कौन कर रहा है, इसमें करंट लीड कर रहा है, लेकिन इंडक्टिव सर्किट के अंदर पोटेंशियल लीड करता है। तो यहाँ की करंट लीड पोटेंशियल बाय फाई एंगल। तो ये बात के ऊपर, इसी बात को समझाने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सब बात समझ में आ जाएगी, तो इसको पॉज करके लिखिए। तो देखिए इस पर क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लीजिए एक ही क्वेश्चन का आए थे, इस पर एक दे देंगे आपको होमवर्क के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस पर यहाँ पे रेसिस्टर रहा और यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है, और इसको अल्टरनेटिंग पोटेंशियल से कनेक्ट कर देंगे।
v इक्वल टू डॉट डॉट v निकालना ही है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, मान लेते हैं जो 30 ओम है, ये है 30 ओम। और ये दिया हुआ है कैपेसिटेंस है 250 माइक्रो फराड। कैपेसिटर का ऐसा यूनिट आप जानते हैं, फराड में होता है तो माइक्रो फराड में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे करंट जो दिया हुआ है, करंट इक्वल टू दिया हुआ 10 साइन 100 ओमेगा टी प्लस 30 दिया हुआ है। कुछ भी फाइव दे सकता है, तो फाइव का वैल्यू दिया हुआ है जो इनिशियल फेज है 100, ये दिया हुआ 100 ओमेगा टी प्लस 5 दिया हुआ है। चलिए इसको 1000 कर लेते हैं, इसको 10 का पावर 3 कर लेते हैं। अब ठीक है, ताकि कैलकुलेट ये आराम से जो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करना हमको फिर से, कैलकुलेट नंबर 1 में एक्स, नंबर 2 जेड, नंबर 3 में निकालना है रेसिस्टर के अक्रॉस वी पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन रेसिस्टर और पोटेंशियल इन रेसिस्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको आरएमएस वैल्यू भी कह दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आरएमएस भी निकाल सकते हैं। किसके अंदर? रेसिस्टर के अंदर। चौथा क्वेश्चन, वी नॉट सी पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन कैपेसिटर। उसके बाद वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और वी आर एम एस इन कैपेसिटर। और ये पांचवा वी नॉट, यहाँ से जो आएगा वी नॉट और नेट पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ से अगर चाहें तो वी आर एम एस भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो एक बार पॉज करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। कर लिए? चलिए अब हम करते हैं। तो चलिए इसका सलूशन करने के लिए पहले हम लोगों को निकालना है एक्स सी। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है एक्स सी। तो एक्स सी इक्वल टू होता था ओमेगा सी इंटू ओमेगा, 1/c इंटू ओमेगा, क्योंकि जो एक्सएल होता है ओमेगा इंटू एल होता है, लेकिन ये एक्स सी जो होता है 1/c ओमेगा। तो यहाँ से पुट करेंगे, आपको सी का वैल्यू दिया हुआ है कुछ, इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो सी का वैल्यू दिया हुआ है 25 250 माइक्रो फराड है। तो माइक्रो को निकालने के लिए हम लोग 10 का पावर -6 कर देते हैं इनटू ओमेगा वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1000। आप बीच में 1 रखेंगे, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से देखिए, ये 1 0 और 3 0, 4 0 खत्म हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 0। तो 10 का पावर -2 बचेगा, तो उसको ऊपर कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि इनको आप इसी को 3 लीजिए, 3 है ताकि आसानी से हो जाए। तो यहाँ से जो एक्स आ रहा है इसको करेंगे तो 10 के पावर 2 ऊपर बच जाएगा, तो इसको 100 लिख सकते हैं। और ये 25 है, तो ये कैंसिल होकर के 4 ओम आ चुका है। देखिए एक्स जो आ गया है वो 4 ओम है, एक्स 4 ओम है। और सेकेंड, चलिए तो सेकेंड हम लोग को निकालना है जेड। तो जेड निकालने के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू निकल चुके हैं अभी 4, और ये दिया हुआ 3। अगर वो 30 रखते तो वो थोड़ा अच्छी तरह से कैलकुलेशन नहीं आ पाता, तो इसलिए उसको 4 कर दिया। जो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा, जेड का जो है 5 ओम आ चुका वैल्यू, जेड का वैल्यू 5 ओम आ गया है। तो यहाँ से हम लोग एक्स का भी वैल्यू लिख सकते हैं। एक्स का वैल्यू आया है 4 और जेड का वैल्यू आया है 5, और वी नॉट आर निकालना है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। ये थर्ड पार्ट है, ये तो सेकंड था। अब थर्ड पार्ट में वी नॉट इंटू आर है, तो आई नॉट इंटू आर कर सकते हैं। आई नॉट का वैल्यू पता है 10, तो
तो यहाँ से आई नॉट इक्वल टू 10 इंटू आर का वैल्यू भी दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ 3, तो ये वी नॉट इंटू आर जो आ गया है वो है 30 वोल्ट। यहाँ से RMS अगर निकालना चाहेंगे तो RMS भी निकाल सकते हैं √2 से डिवाइड कर करके, तो 30√2 तो ये आ जाएगा 15√2, RMS भी आ गया। अब निकालना है टाइम के साथ फंक्शन में, तो VR, तो V नॉट R इंटू साइन, जो फेज करंट का होता है वो रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है उसका भी फेज सेम होता है, तो सेम फेज को यहाँ से हम उतार देंगे, तो ये 100T 1000T है, 1000T प्लस 30। अब V नॉट का वैल्यू पुट कर देना है, V नॉट का वैल्यू 30 साइन 1000T प्लस 30। अब ये आराम से यहाँ से कर सकते हैं। अब हम लोग को फोर्थ पार्ट करना है V नॉट C, तो चलिए फोर्थ पार्ट यहीं कर लेते हैं जो इसमें आ जाएगा। ठीक है, V नॉट C निकालना है, तो I नॉट XC, XC का वैल्यू निकाल चुके हैं 4, आई नोट का वैल्यू जानते हैं 10 दिया हुआ, तो 10 इंटू 4 इक्वल टू 40 वोल्ट। XC का वैल्यू यहाँ से अगर RMS लिखना चाहेंगे तो RMS भी लिख सकते हैं, RMS इंटू C √2 से डिवाइड कर करके, तो 40 इसका वैल्यू है, तो 40/√2, तो ये 40/√2 आ चुका है। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 10√2, ये भी वोल्टेज, ये क्या पोटेंशियल होता है इसका, वोल्ट यूनिट होता है। अब हम लोग निकालना है टाइम के साथ, तो टाइम के साथ निकालने के लिए VC इक्वल टू V नॉट C साइन, तो कैपेसिटर सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो करंट से π/2 पीछे होता है, तो करंट से π/2, अगर करंट मान के चलिए ऐसे है तो पोटेंशियल नीचे होता है, अगर ये करंट है और ये रेसिस्टर है तो इसका जो VC होता है वो नीचे होता है। उसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें डेरिवेशन किए थे उसमें दिखाए थे, तो VC नीचे होता है, तो यहाँ से हम लोग जो फेज इसका दिया हुआ करंट का उससे 90 माइनस कर देंगे, तो ये जगह 1000T प्लस 30 अब माइनस 90। अब V नॉट का वैल्यू पुट कर दें, V नॉट का वैल्यू दिया 40, तो VC इक्वल टू आ जाएगा 40 साइन 1000T, इसको माइनस करने के बाद ये 60 डिग्री बच जाएगा, तो VC भी आपको टाइम के साथ आ गया है। चलिए देख लिए। अब एक लास्ट पार्ट बचा है V नॉट और T नॉट, ये RMS निकालने के लिए, तो चलिए हम लोग इसको भी कर लेते हैं। अगर यहाँ से 10 निकालना चाहेंगे तो 10 निकाल सकते हैं आराम से। देखिए कुछ इस तरह से होगा, ये एक्सिस नीचे होता है, ये R और ये X से नीचे है और बीच में ही कहीं Z है, तो ये होता है फाई, तो यहाँ से 10 चाहेंगे तो 10 निकाल सकते हैं। X का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तो फाई का वैल्यू फिर से 53 ही आ रहा है, ये ऐसा सेट कर रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, कुछ भी आ सकता है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पे V नॉट निकालते हैं, इसको मिटाने वाले हैं, नहीं लिखे तो इसको पॉज करके लिख लें। चलिए मिटा देते हैं इसको। तो V नॉट निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा अंडर रूट, ये ऐसे भी आ सकता है ना, V नॉट कैसे ये आएगा, ये V नॉट C आ जाएगा और ये आ जाएगा, सॉरी V नॉट R इस पे रहेगा। ये करंट, अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह है तो V नॉट रेसिस्टर की अगर उससे पोटेंशियल ड्रॉप होती है वो करंट के साथ रहना चाहता है, और जो कैपेसिटर के अंदर है वो करंट से 90/2 पीछे रहना चाहता है, तो बीच में ही कहीं रिजल्ट आएगा जिसको हम लोग V नॉट कहेंगे, और ये एंगल फाई है जो फाई पहले से निकाल चुके हैं। तो V नॉट अगर निकालना है तो अंडर रूट
वी नॉट आर का स्क्वायर और वी नॉट सी का स्क्वायर। तो वी नॉट आर देखिए 30 वोल्ट, 30 का स्क्वायर प्लस ये 40 का स्क्वायर, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आ जाता है वो 50 वोल्ट ही आएगा। वी नॉट का वैल्यू 50 वोल्ट आ चुका है। अगर आर एम एस निकालना चाहते हैं तो इसको फटाक से यहाँ से वी आर एम एस इक्वल टू √2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू √2। अब यहाँ से हम लोग निकालने वाले हैं फाइनली पोटेंशियल का इसका, तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट। तो वी नॉट का वैल्यू जानते हैं 50। चलिए एक बार एक्सप्रेशन लिख ही देते हैं। V इक्वल टू वी नॉट साइन। अब ये एंगल जो करंट से ये आफ्टर ऑल पीछे रहता है, क्योंकि करंट लीड्स करता है पोटेंशियल लैग करता है, तो फाई पीछे रह जाएगा। तो 1000 t प्लस 30 अब माइनस 5। अब 5 का वैल्यू पुट कर देंगे और वी नॉट का वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए v इक्वल टू 50 साइन 1000 t प्लस 30 माइनस में 53, तो माइनस 53। यही फाइनल पोटेंशियल आ चुका है। इतना देख लिए। तो अभी हम जो है सो सेम सब कुछ ऐसा ही रहेगा। इस बार हम करते हैं क्या कि इनको हटा करके देखिए, ये तो सॉल्व कर लिए, लेकिन ये आपको होमवर्क के लिए मिल गया। ये आपको HW के लिए है, जहाँ पे सब कुछ सेम ही रहने वाला है। हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं कि V का वैल्यू चेंज कर देते हैं। V का वैल्यू ले लीजिए 100 10 साइन 10 का पावर 4 इंटू t, और इसको 25 माइक्रोफराड कर देते हैं। 25 माइक्रोफराड है। अब प्लस 30 डिग्री ये। अब फिर से वही सब निकालना है। इसको अगर लिखना तो लिख लीजिए, इसको जो नया होमवर्क है इसको दे देते हैं। इसका अगर आप लोग सोल्यूशन चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसका सोल्यूशन दिया गया है, तो वहाँ से आंसर मैच करा सकते हैं। तो इनको मिटा रहे हैं। देखिए कैलकुलेट करना क्या है, तो सिंपल बात है कि सबसे पहले जो हम लोग को XC का वैल्यू पुट करना है, फाइंड करना है, उसके बाद Z का, उसके बाद धीरे धीरे जो बाकी सब निकाल लेंगे। तो ये कैलकुलेट करना है। यहाँ से देखिए कैलकुलेट, नंबर 1 XC, नंबर 2 Z, नंबर 3 I नॉट, नंबर 4 I RMS, और ये I एज ए फंक्शन ऑफ t। उसके बाद चौथा पे आ जाइए, नेट पोटेंशियल या पीक पोटेंशियल एक्रॉस रेसिस्टर, और पीक ये इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एक्रॉस रेसिस्टर, मतलब फंक्शन ऑफ टाइम में लिखना है। उसके बाद 5 पीक पोटेंशियल एक्रॉस रेसिस्टर, और उसके बाद ये VC वर्सेस टाइम, मतलब पोटेंशियल वर्सेस टाइम निकालना है रेसिस्टर के एक्रॉस। तो ये रहा आपका होमवर्क HW। और इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा पता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया है, तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग। टेक केयर, बाय बाय।